आज जो आपने बैनर लगाया है पीछे, उसमें उन लोगों को प्रतीक बनाया है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब देश की आज़ादी की लड़ाई जो उनकी शायद अधूरी रह गई और जो शायद हम पूरा करना चाहते थे, जो शायद आप पूरा करना चाह रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। कल बहुत सी बातें छुई गई भारतीयता की और तमाम चीजों की। मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि यहां उपस्थित लोगों में 20 से 30 साल के बीच के नौजवान को कितने हैं? हाथ उठा सकते हो? काफी नौजवान है। अब 20 से नीचे के कितने? 20 से नीचे क्यों? आप वेरी गुड, खड़े हो जाइए। आप भी गुड, बहुत बढ़िया। कई 20 साल की उम्र से नीचे के लोग हैं और उसमें लड़कियां, महिलाएं भी हैं। तो ये बड़ा संकेत है कि अब ये आज़ादी की लड़ाई आगे बढ़ेगी। बैठ जाइए। मैं जो कुछ कहना चाहूंगा वो उसका मुख्य बात जो है आपके लिए है। बाकी सब तो सुनेंगे ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं ये कि इस देश में परिवर्तन लाने वाला भगत सिंह जैसा नौजवान या गांधी जैसी शख्सियत या सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व आप में से कोई बने, और जो हमारी आज़ादी की लड़ाई बार बार अधूरी रह जाती है, जिसे हम भी पूरा नहीं कर पाए, उसे आप पूरा कर सको। अब इस लड़ाई को समझने के लिए समझना है कि जो गुलामी हम पे लादी गई वो महज आर्थिक गुलामी तक बात नहीं थी कि अंग्रेज यहां की दौलत लेके जा रहे थे। और दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी जिसमें दिखाया कि हिंदुस्तान की कितनी दौलत अंग्रेजों की ओर जा रही है। या राजीव दीक्षित बताते थे कि भाई कितने जहाज भर के क्लाइव दौलत को ले गया। लेकिन एक बात जो कल भी कई वक्ताओं ने कही, आप उसको समझिए कि अंग्रेजों के राज में तो सूरज नहीं छुपता था, इतना बड़ा साम्राज्य कायम हुआ। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा इच्छा क्या थी? वो इच्छा थी, वो मार्ग खोजना चाहते थे। किसका? यूरोप के लोग, भारत का। अपने राज्य को, अपने शासन को स्थायी बनाना चाहते थे हिंदुस्तान, भारत में राज करने की इच्छा। ये कल पवन जी ने भी बताया और भी लोग आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि यूरोप की दुनिया में, रोम के बाजार के अंदर जो भी चीज क्लासिकल थी वो भारत से जा रही थी। चाहे भारत से अरब के व्यापारी आके ले जा रहे थे, या दूसरे देश के व्यापारी ले जा रहे थे, या खुद उनके व्यापारी लेके जा रहे थे। और जो वहां के राजवंश थे उनमें भी भारत की चीजों की बड़ी मांग थी और भारत के ज्ञान की भी बहुत चर्चा थी। आप जानते हैं कि सिकंदर जब यहां पे आया तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, बहुत बड़े फिलोसोफर। तो उन्होंने कहा कि भाई, अपने गुरु से भारत के बारे में चर्चा होती थी, तो उन्होंने इतना वो बना रखा था कि भारत के दार्शनिक बहुत महान होते हैं। ये अरस्तु का कहना था। तो सिकंदर ने यहां आके भारत के दार्शनिकों को खोजना, यानी हम कहेंगे हमारे ऋषियों को खोजना शुरू करा और उन्हें साथ ले जाने की कोशिश करी। और कुछ लोग साथ भी गए। लेकिन एक किस्सा देखिए कि वो जाता है, बुलाता है सिकंदर, वो ऋषि नहीं जाते। सिकंदर वहां पहुंचता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि आपकी सेवा में सिकंदर आए हैं और चाहते हैं कि आप उनका आतिथ्य ग्रहण करें। और ये सब अपनी बहुत सी बातें वहाँ बोली जाती हैं। तो वो कहते हैं भाई सिकंदर
पहले तो तू थोड़ा दूर खड़ा हो जा। क्यों खड़े हो गए साहब? बोले देख, दुनिया की सारी दौलत हमारे पास है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे हमारे ऊपर पड़ती है, ये साफ हवा हमारे पास है और इसमें हम आनंद के साथ रहते हैं। तेरे पास कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं जो इससे अमूल्य चीज हमें तू दे दे। ये प्रसंग मैंने इसलिए बताया कि आप भारत की बात तो करते हो, लेकिन भारत की बात पैदा करने वाले जो लोग थे, उनके अंदर जो ताकत थी वो ये थी। और देखिए, हमने जिसको सुन के, जिसकी बात सुन के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के 18 साल की उम्र में इस परिवर्तन की दुनिया में आए, वो जयप्रकाश नारायण सत्ता में, उनके लिए सब दरवाजे हमेशा खुले हुए थे। नेहरू जी गृह मंत्री बनाना चाहते थे, बाद में राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सब अस्वीकार करे। क्यों? क्योंकि भारत राष्ट्र को खड़ा करना है। क्या गांधी जी को सत्ता सौंपी जाती तो वो तैयार थे? नहीं, क्योंकि सत्ता छोटी चीज है और समाज बड़ी चीज है। तो समाज खड़ा करना है। अब मैं अपनी बात आपको सुनाऊं उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा, दो बातें जारी। माउंटबेटन को हिंदुस्तान भेजा गया तो इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि आप हमारे परिवार के हो और फौज में रहे हो, आपको अंतिम समय में इसलिए भेजा जा रहा है कि हिंदुस्तान हमारे नियंत्रण से मुक्त नहीं होना चाहिए, और इसके लिए भारत पाक विभाजन की योजना बनी। अब माउंटबेटन ने लास्ट में भारत पाक विभाजन करा दिया, उस पर बाद में आ सकते हैं। लेकिन गांधी जी से जब उन्होंने कहा कि देखिए, हमने आपके 2 राष्ट्र बना दिए स्वतंत्र, बातचीत के प्रसंग में, तो गांधी जी ने तुरंत टोक दिया। बोले मिस्टर माउंटबेटन, हम 2 राष्ट्र नहीं हैं। आप 2 देश बना सकते हो, लेकिन हम राष्ट्र एक हैं और हमेशा रहेंगे। अब ये बात आपकी समझ में आई? राष्ट्र होता है सारी जनता की एक मनोवैज्ञानिक एकता, और वो सारी जनता एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधी होती है, जो अफगानिस्तान से लेके और जो आज बांग्लादेश, लंका और तमाम बन गए हैं, उन सबके अंदर वो सांस्कृतिक धारा बहती थी। वो है भारत। अब इस भारत को आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत से हिस्सों में बांटना चाहते हैं। अब ये गुलामी जो आपको है, अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो हम लड़े किससे और हम बनाना क्या चाहते हैं, और आप हैं कौन? अब मैं अगर आपसे पूछूं, अपने नौजवान साथी से, कि अगर आपकी आइडेंटिटी पूछी जाए, आइडेंटिटी यानी आपका नाम या और भी चीजें जो भी आप बता सकते हैं, तो आप किस आइडेंटिटी को सबसे प्रायोरिटी देते हैं? बताइए। 18 साल के नौजवान। भारतीय। अगर आप भारतीयता को प्रथम बात समझते हैं, प्रथम बात अपनी आइडेंटिटी मुख्य, तो आपकी एक लड़ाई शुरू हो जाती है पाश्चात्यता से, पश्चिम के साथ। लेकिन अगर ये खोखला शब्द है, इसमें कोई भाव नहीं है, तो आपकी लड़ाई नहीं है। आप पश्चिम जैसा बनना चाहते हैं या पश्चिम द्वारा फैलाए हुए भ्रमों में फंस जाना चाहते हैं। अब उनको समझना है कि जब अंग्रेज यहां पे आए तो उन्होंने शासन करने के लिए क्या क्या खेल रचे, जिसमें आज हमारा पूरा हिंदुस्तान जी रहा है। ब्रिटेन की महारानी ने अपने सबसे विद्वान आदमी जेम्स मिल, दार्शनिक, बड़े फिलॉसफर, उनको यह महान कार्य सौंपा कि आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जो भारत का इतिहास लिखे।
क्यों लिखे भारत का इतिहास? इसलिए लिखे कि उस इतिहास को पढ़ के भारत के लोग हमेशा हमेशा के लिए आपस में उलझते रहें और हमारी गुलामी को स्वीकार करें। इसलिए इतिहास लिखवाया। कितनी सरकारें आई और चली गईं, कोई उस इतिहास को बदल रहा है? बिना मतलब कि एक बहस वामपंथियों ने गड़बड़ कर दिया और हम दक्षिणपंथी सही कर लेंगे, आरएसएस वाले सही कर रहे हैं। आपके सारे थिंकर वही बात बोल रहे हैं, चाहे वामपंथी के नाम से और चाहे हिंदूवाद के नाम से, जो बात अंग्रेज आपको समझाना चाहते थे। विचार नहीं है, दिमाग में प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम बनाया किस लिए? क्लर्क के लिए, ऑफिसर के लिए नहीं। और क्लर्क का काम क्या होता है कि ऑफिसर जो बोले उसे लिख दे, भेज दे। तो आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के अंदर रहते हैं जहां आप प्रश्न उठाना नहीं सीख सकते, सोचना नहीं सीख सकते। कुछ चीज आपको याद करनी है, प्रश्न ये, उत्तर ये, रट लीजिए, एग्जाम में लिख दीजिए, सोचना नहीं। और आप पूरे यूरोप के जो स्वतंत्र देश हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था में चले जाइए, क्वेश्चन है, बच्चा कितना क्वेश्चन करता है। आप अनुशासन के नाम पे फौजी स्कूल बनाते हैं, पीछे मत मुड़ना, सीधे बैठना, आवाज नहीं आनी चाहिए स्कूल में। ऐसा स्कूल क्या फौज बना रहे हैं हम अपनी नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो नए भारत का निर्माण करेगी। तो इन सब बात को मैकाले इतिहास लिखना और इन सब बातों को सोचते हुए आए चलते हैं कि भारत को गुलाम बनाने के लिए वैचारिक काम क्या क्या किए गए और कितनी योजनाबद्ध ढंग से किए गए। 1757 के बाद हिंदुस्तान में शासन आया अंग्रेजों का प्रत्यक्ष। एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ने एक बड़े मार्के की बात विलियम जोन्स ने कहना शुरू करा। क्या कहना शुरू करा उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत और लैटिन और ग्रीक तीनों भाषाएं जो हैं वो एक ही मूल से निकली हैं, यानी हमारा अतीत एक साथ है। और इन तीनों भाषाओं को बोलने वाला दुनिया में एक समूह था जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ समूह था, आर्य। मैक्स मूलर ने उस बात को आगे बढ़ाया और आर्य विचार की कल्पना प्रस्तुत कर दी कि हम सब लोग आर्य हैं, प्राचीन, जो कहां से चले थे? जर्मनी के आसपास से। कुछ इधर चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए, कुछ उधर चले गए, और हम सब एक हैं। अब ये थ्योरी क्यों बनाई गई जानते हैं? क्योंकि ब्रिटेन का शासन जब स्थापित हुआ कलकत्ता पे, तो जमींदारियां नीलाम की गई, यानी जो लड़ रहे थे सिराजुद्दौला या दूसरे लोग वो तो हट गए। वो नीलामी में खरीदी उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, जिनके पास पैसा था और अंग्रेजों से सीधा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। तो वो समझाना चाहते थे अपने उन ब्राह्मण लोगों को बंगाल के कि आप हमारे भाई हो, वही शुद्ध लोग। आप यहां पहले आ गए और हम बाद में आए, हमारा आपका सिस्टम एक है और बाकी हिंदुस्तानियों से हमारा कोई खास मतलब नहीं है। क्योंकि कोई विचार हवा में नहीं रचा जाता, उसकी एक आवश्यकता पैदा होती है शासक वर्गों को, तो वो रच रहे हैं। अब इस बात को विवेकानंद के शब्दों में समझें। विवेकानंद, जिन्होंने भारत की बड़ी राष्ट्रीय जागृति करी और जाके चैलेंज किया, वो जब जहाज पे जा रहे हैं तो लिख रहे हैं कि आज मेरे बंगाल के ब्राह्मण ये समझते हैं कि अंग्रेज उनके रिश्तेदार हैं। वो पहले आ गए थे, अंग्रेज आ जाएं।
और इन ब्राह्मणों में जो भी कुछ खराब आ गया है, जो भी कुछ दुर्गुण आ गए हैं, वो कायस्थों के कारण आ गए हैं, क्योंकि बंगाल में कायस्थ है। कायस्थों के संपर्क में आने से इनमें दुर्गुण आ गए हैं, नहीं तो ब्राह्मण शुद्ध ही अंग्रेज की तरह अंग्रेज होते हैं। तो एक विचार, हम आर्य हैं, दुनिया के श्रेष्ठ, और हम मध्य एशिया से आए। अब ये विचार आज तक हिंदुस्तान में पढ़ाया भी जाता है, और आप में से भी हिंदुस्तान की बात करते हुए अधिकांश लोग इस विचार को मानते हो और आर्य कह के अपने आप को गर्व फील करते होंगे। अब मैक्स मुलर साहब ने क्या करा कि अंग्रेजों के अंदर एक बात बड़ी अच्छी थी, एक तो उन्होंने डायरियों में सच बात लिख देते थे। उनका एक सिस्टम है ना, पादरी के सामने अगर पाप को कबूल कर लो तो बात खत्म हो जाएगी, तो पादरी हाथ नहीं आए तो डायरी में लिख दो, तो उन डायरियों से बहुत सी चीजें निकल जाती है। तो मैक्स मुलर साहब ने अंत में लिख दिया कि मैंने तो ऐसे ही ये गढ़ दिया मामला आर्य का, लेकिन ये झूठ है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि इसके आधार पे कोई नस्ल की कल्पना की जा सके। अब मैक्स मुलर साहब लिख भी गए, वो किताबें छप भी गई, लेकिन हम भारत के लोग उस थ्योरी पे आज भी विश्वास करते हैं। और अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो लड़ाई कहां है? लड़ाई कहां है भाई? वो भी आपके लोग हैं और आप यहां पे आ गए, हिंदुस्तान में श्रेष्ठ लोग, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ लोग। अब आइए उससे आगे के दौर में। अब आगे के दौर में आप देखिए कि दक्षिण भारत, उसमें भी कंपनी आ गई और ये भारत के ब्राह्मण थोड़ा विरोध करने लगे। विवेकानंद आ गए, जागृति हो गई। तो दूसरे दौर में थ्योरी दूसरी आ गई। महाराष्ट्र में पेशवा लोगों पे नियंत्रण बहुत बाद में हो पाया, तो एक दूसरी थ्योरी आ गई। कार्लवेल नाम के एक पादरी थे, वो एक दूसरे चर्च से संबंधित थे, वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने काम करना शुरू करा। और थ्योरी ये थी कि भारत के, दक्षिण भारत के लोग पहले ईसाई थे, बाद में ये भूल भाल गए तो यहां हिंदू धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया। और हमारी नस्ल जो है द्रविड़ है। हमारी नस्ल क्या है? द्रविड़। अब आप देखिए मध्य भारत के इतिहास में कुछ बड़े जैन साहित्यकार हुए, उन्होंने लिखा है द्रविड़ नाम की एक लैंग्वेज और द्रविड़ नाम का एक छोटा सा समूह जो एक जिले में भी नहीं रहता होगा, उसकी भाषा द्राविड़ी। लेकिन उसी द्रविड़ और द्राविड़ी को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि पूरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक सब जगह एक द्राविड़ नाम का ग्रुप आ गया। कौन है द्राविड़? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। अरे साहब, आप तो द्राविड़ हो, उन आर्यों ने आपको वहां से भगा दिया था सिंधु घाटी की सभ्यता से मार के, और आप दक्षिण में आ गए। और आप द्राविड़ लोगों का इस हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, आप पे बड़ा अत्याचार हुआ है। और द्राविड़ मूल के लोग हो आप, दक्षिण भारत के लोगों को समझ में आ गई हम द्राविड़, हमारा भारत से कोई मतलब, दूसरे से जो आर्य कहते हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। अब बहुत से महापुरुष हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहां हम एक वैचारिक बात में बैठे हुए हैं और आपके नौजवानों के दिमाग में विचार होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। हमारे बहुत श्रद्धापूर्वक कहूंगा, महाराष्ट्र के लोग सम्मान भी कहते हैं, महात्मा फुले। महात्मा फुले एक थ्योरी पे विश्वास करते हैं, मुझे नहीं पता वो जानबूझ के करते हैं या अनजाने में करते हैं। वो थ्योरी ये है कि हम राजा बलि की संतान है। और आप जानते हैं राजा बलि की कहानी, जानते हो आप लोग? राजा बलि की कहानी है पौराणिक, जिनका राज्य वामन भगवान ने छीन लिया था। यानी ब्राह्मण ने उनका राज्य छीन के 3 पग मांग लिए थे और तीसरा पग उनके सर पे रख दिया, नीचे चले गए। तो बलि के साथ अत्याचार हुआ और उनका इन ब्राह्मणों ने छीन लिया। तो आप राजा बलि की संतान है, हम, और ये अंग्रेज भी वही हैं और ये हमारे भाई हैं, हमारी मुक्ति के लिए आए। यानी बंगाल में ब्राह्मणों की मुक्ति के लिए
ब्राह्मणों के भाई, और महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक किसके भाई? द्राविड़ों के। अब दो हिंदुस्तानी आदमी आज तक हम समझा नहीं पाए इस बात को। तो भैया अंग्रेजों ने दो दौर में दो थ्योरी लाए सामने, और दोनों थ्योरियों पे आप इतना अगाध विश्वास करते हो कि आपस में एक दूसरे को लड़ने मरने काटने को तैयार। तो इस थ्योरी से तो निकलो, इस विचार से तो निकलो। अब आइए तीसरी बात पे। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों का, उसके विद्वान प्रोफेसर गिलक्राइस्ट, काम जो ब्रिटिश सरकार ने दिया उन्हें, 1857 हो चुका, हिंदू मुसलमान बंटने चाहिए। आपका काम यह है कि जो भारत की एक जबान है, भारत में जितने अंग्रेज पहले आए वो लिखते थे यहां एक भाषा बोली जाती है जिससे पूरे हिंदुस्तान में काम चल जाता है। और इस भाषा की विशेषता यह है कि यह भाषा एक है, लेकिन इसको लिखा दो लिपियों में जाता है। इसको फारसी में लिखते हैं कुछ लोग देवनागरी में लिखते हैं, और इस भाषा को हिंदवी कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदवी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात महात्मा गांधी द्वारा उठाई जाती थी। अब इस हिंदवी को आपको बांट देना है। 5-5 विद्वान प्रोफेसर नियुक्त किए गए कि भाई आप लिटरेचर लिखिए, उपन्यास लिखिए। ब्राह्मणों को लिखना है ऐसे उपन्यास जिसमें इस हिंदवी में से फारसी के शब्द हटा दिए जाए और संस्कृत के शब्द बढ़ा लिए जाए। और मुस्लिम्स मौलवियों को लिखना है ऐसा साहित्य जिसमें संस्कृत के शब्द हटा दिए जाए और फारसी के शब्द बढ़ा दिए जाए। तो एक जबान को बांट दिया दो भाषाओं। और खेल देखिए क्या हुआ। अब आज आप समझते हो, भूल गए उस बात को कि महात्मा गांधी क्या कहते थे। अंग्रेजों के तमाम पत्र की एक भाषा बोली जाती है, तमाम दस्तावेज हैं, लेकिन हम उससे देखने को तैयार नहीं है। हमारे दिमाग में केवल एक बात है कि हिंदी भाषा हिंदुओं की और उर्दू भाषा मुसलमानों की। भाषा बना दी। अब भाषा अलग बन जाती है तो खेल क्या होता है? जब भाषा अलग होती है तो अलगाव का एक खेल पहुंचता है अलग राष्ट्र बनाने तक। तो जो हमने पाकिस्तान बनाने की लड़ाई बाद में देखी, उसका जन्म फोर्ट विलियम कॉलेज में किया जा रहा था। हो गया हिंदुस्तान में, उन्होंने बैठाल दिया। अब आज तक आप जो है इस चीज में फंसे हुए हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम, और इतिहास में फंसे हुए हिंदू काल और मुस्लिम काल। और दुनिया के इतिहास में पढ़ाया जाता है मंगोलों का काल, तुर्कों का काल, अरबों का काल। और दुनिया का इतिहास अगर आप पढ़ोगे, राहुल सांस्कृत्यायन बार बार कहते थे कि हिंदुस्तान को समझना चाहते हो तो मध्य एशिया का इतिहास पढ़ो। आप जानो कि मंगोलों ने पूरी दुनिया पर शासन करा, अंग्रेजों तक और रोम तक को पीट दिया उन्होंने, अरब तक को उखाड़ के फेंक दिया। तो एक कौम जब जगती है तो वो अपनी ताकत से कुछ कुछ अपना साम्राज्य बनाती है। तो ऐसे बहुत सी कौमों का इतिहास है, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते। हम एक ही जब जानते हैं कि भारत में एक हिंदू काल हुआ था और एक मुस्लिम काल हो गया उसके बाद। और हम यहां से भी पकड़ लेते हैं कि तभी से हम गुलाम हो गए। तो समस्या है। अब आप आइए इसकी पॉलिटिक्स। यह है विचार का सवाल। अब मैं और इस मुद्दे को छूं, इससे पहले हम अपने फ्रीडम मूवमेंट को समझ लें। क्योंकि कोई भी लड़ाई दीवार से नहीं होती है। हमारे देश में हजारों ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सोच ये है कि किसी दीवार को जाके वो उखाड़ देंगे। किसी निर्जीव सत्ता से आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी सक्रिय राज व्यवस्था से लड़ाई है। आपको उन सक्रिय लोगों से लड़ाई है जो दुनिया पे अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। तो उनका कोई दाव चला जाएगा, आप उसका जवाब लिख दोगे।
जवाब दे दोगे, जैसे मान लो कोरोना में हमारे साथियों ने उसका जवाब दिया तो बेचैनी हो गई ना। अरे छोटी सी बात हिंदुस्तान में होने से पूरी दुनिया में लहर बन गई, जो नीलेश जी कल सुना रहे थे। तो ये इसलिए हो गई कि उनके एक निश्चित एजेंडे को आपने चुनौती दे दी। तो लड़ाई कुछ सक्रिय लोगों से होती है, और भारत की आजादी की लड़ाई में ये दांवपेच क्या थे, इसको समझे बिना क्या आप आगे की लड़ाई लड़ सकते हो? ऐसा कौन सा तरीका है कि आप जो है बस जोश में चल पड़ोगे और उखाड़ दोगे सत्ता को? आपके पास विचार नहीं है, आपके पास पुरानी लड़ाई को समझने का वक्त नहीं है। तो आइए थोड़ा सा अपने फ्रीडम मूवमेंट पे नजर डालें। 1857 लक्ष्मीबाई यहां बनी हुई हैं, सब उस चेहरे को देख रहे हैं। बहुत से नाम आपको भी याद होंगे। आप अगर 1857 को पढ़ लोगे, केवल 1857 को पढ़ लोगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि 1857 से पहले का जो हिंदुस्तान था वो एक दूसरा हिंदुस्तान था, जो आपकी किताबों में नहीं समझाया जा रहा वैसा हिंदुस्तान था। आप बताइए, पूरे गांव के गांव लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अगर हर गांव में दलित पे अत्याचार था उस समय, तो पूरा गांव कैसे लड़ने के लिए तैयार हो गया अंग्रेजों के खिलाफ? चुपचाप जो रोटियां भेजी गई एक गांव से दूसरे गांव, पूरे उत्तर भारत में चली गई, और अंग्रेज समझ नहीं पाए कि ये रोटियां बन बन के एक गांव से दूसरे गांव तक क्यों जा रही हैं। और जब लड़ाई का नेतृत्व करने वालों का नाम सुनेंगे तो बहादुर शाह जफर से और नाना साहब ही नहीं, आप गंगू मेहतर का भी नाम सुनेंगे, आप भांतियों का भी नाम सुनेंगे, आप उदापासी का भी नाम सुनेंगे। कौन सी जाति ऐसी थी हिंदुस्तान की जो 1857 की लड़ाई में खड़ी नहीं हुई, या जिसने ये कह दिया कि ये सवर्ण अलग हैं और हम अवर्ण अलग हैं, या जिसने कह दिया ये हिंदुस्तान में हिंदू अलग हैं और मुसलमान अलग हैं? पूरे 1857 की लड़ाई में आप खोज लाइए एक चीज, और फिर बताइए कि हिंदुस्तान में कहां मुगलों से और कौन सी लड़ाई चल रही थी। नहीं खोज पाएंगे। तो सबसे पहले अगर देश को आजाद करना है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से, तो सबसे पहले 1857 को कम से कम समझ लें। सुंदरलाल जी ने बहुत सुंदर किताब लिखी, भारत में अंग्रेजी राज। अंग्रेज डर गए, उन्होंने जब्त कर ली, और पूरी आजादी की लड़ाई में छुप छुप के वो किताब पढ़ी जाती थी। तो हम सारे लोग उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहते? 1857 को लेके और बातों को भी लेके, कैसे हमारे उद्योग धंधे तबाह हुए, कौन आया जिसने हिंदुस्तान में अकाल डाल दिए, आप जानते हैं। लोग कहते हैं, हमें भी बहुत से इंटेलेक्चुअल बोल देते हैं भारत के लोग लड़े नहीं, ये नहीं हुए। किससे नहीं लड़े? दुनिया की उठने वाली लहरों को भारत के राजाओं ने, जो भी उस समय रहे, उन्होंने रोकने की बहुत लड़ाई लड़ी। ठीक है, किसी मोड़ पे आके वो हार गए, वो बड़ी लहरें थी, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ी ऐसा नहीं है। पूरा इतिहास भरा हुआ है इस बात से। ऐसे ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी ऐसा नहीं है। 1757 में अंग्रेजी राज स्थापित हुआ इंग्लैंड, कलकत्ता में, और 1761 में सन्यासी विद्रोह हो गया। आप जानते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में? हिंदुस्तान में लड़ने के लिए जो अग्रणीय लोग होते थे वो सन्यासी, फकीर और सन्यासी ने मिलके, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म गुरुओं ने मिलके अंग्रेजों को चैलेंज दे दिया, और कलकत्ता पे कुछ दिन मजनू शाह ने कब्जा भी कर लिया 61 में। तो लड़ाई हमारी शुरू हो गई। अब पूरा दौर देखोगे, कभी संथाल लड़ रहे हैं, कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है। बहुत नियोजित नहीं थी, लेकिन जिस क्षेत्र में भी वो गए उजाड़ने, क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दिया। उससे पहले जिंदगी डिस्टर्ब नहीं हुई थी, गांव चल रहे थे। भारत के गांव को छूने की हिम्मत भारत के किसी राजा की नहीं रही, यह भी इतिहास है। अब उस गांव में कितने अत्याचार होते थे या नहीं थे, इसकी गहराई में जाइए कि जो बताया गया है कि गांव में इतने अत्याचार होते थे, वो कौन से दौर की बात कब समझा दी गई। अरे तुमने जमींदार बनाए ना अंग्रेजों ने, और जमींदार उस क्षेत्र का होता नहीं था।
तो उस क्षेत्र का आदमी जब तक लगान वसूल करता था उसके अपने लोग थे, और जब बाहर का आदमी आके बैठ गया तो उसने अत्याचार करे। वही अपने बनाए हुए जमींदारों के अत्याचार हमें समझा दिए और बता दिया कि हिंदुस्तान में गांव में बड़े अत्याचार हो रहे हैं। उससे पहले लाइए कौन सी जाति ने विद्रोह करा कि हम पे गांव में अत्याचार हो रहे हैं? सब जातियों की ताकत थी। तो ऐसा इतिहास में जो तथ्य हैं उनको आपको खोज के लाना है। ये चुनौती है नौजवानों के सामने। जब आप समझ लोगे भारत क्या है और आप भारतीय हो, एक आदमी एक विचार लेके जब खड़ा हो जाता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और अगर दृढ़ता से वो आगे बढ़ता है, उसका कारवां बनना शुरू हो जाता है, तो यहां नहीं, अमेरिका में बैठा हुआ, क्योंकि मॉनिटरिंग आजकल अमेरिका में होती है, वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने तो इतना करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये एक आदमी हमारे चुंगल से मुक्त क्यों है? और बस यही लड़ाई है कि अगर हजारों लाखों लोग उनकी इस वैचारिक चेतना से मुक्त हो जाएं तो वो हार जाएंगे, वो हार जाएंगे। तो ये लड़ाई शुरू करनी है आप लोगों को। हमने भी की। देखो, हम तो 18 साल की उम्र में जयप्रकाश के आह्वान में देश के लिए काम करने छोड़ के निकले, और जितना दम था उतनी लड़ाई लड़ी। 23 साल की उम्र में हमारे डीएम से अगर पूछो कि हमारी तहसील में किसका शासन चलता है, तहसीलदार की, एसडीएम की या थानेदार की चलती है या राकेश रफीक की चलती है, तो वो उत्तर देता कि इस इलाके में राकेश रफीक की चलती है। क्यों? क्योंकि जमींदारों के जुल्म का जो केंद्र था, राजा रानी, उसे हमने 3-4 साल बाद ही उखाड़ के फेंक दिया। और जब वो केंद्र उखड़ गया तो उसकी जगह हमें माना लोगों ने। तो लड़ाइयों की पूरी चल रही श्रृंखला दास्तान है, लेकिन उन लड़ाइयों में कोई बात नहीं है, आप जब चाहोगे जहां चाहोगे लड़ाई खड़ी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो लोग मेरे साथ लड़ने खड़े होंगे उनके पास कोई विचार है या नहीं, और अगर विचार नहीं है और इसी व्यवस्था में जाना है तो फिर लड़ाई क्या है? उन्हीं के आदमी बन के चले जाओ व्यवस्था में, उनकी गुडबुक में जाओ और चले जाओ। जैसे हमारी इस अंतिम लड़ाई में हमारे साथी अरविंद जी चले गए, तेरी बहस होती रही कोर कमेटी में, मैं भी कोर कमेटी का सदस्य था कि भैया सत्ता में जाने का लालच मत करो, अभी थोड़ा सा लड़ाई को और पकने दो, आगे बढ़ने दो। नहीं, लालच पैदा हुआ और उन्होंने बैठा दिया, मुख्यमंत्री बन गए, लड़ाई खत्म हो गई। तो लड़ाइयां, किसान आंदोलन हुआ जबरदस्त, वीपी सिंह आ गए, आए लड़ाइयों के दम पे लोग। 77 में, 74 में जयप्रकाश जी ने आह्वान का, हजारों नौजवान निकले, लड़के और लड़कियां भी निकले, लेकिन उस आह्वान से जो लड़ाई आगे बढ़ी उसमें विपक्षी पार्टी के लोग सत्ता में आके बैठ गए। मोरारी देसाई बैठ गए। अब मोरारी देसाई को जयप्रकाश जी से लिखवा लिया, जिस लोग अस्पताल में बंद रह रहे थे, बीमार थे, इंदिरा गांधी ने स्लो पॉइजन दिया था, गुर्दे खराब हो चुके थे, कि मोरारी देसाई की सरकार को 1 साल का मौका दो। अब हम नौजवान लोग बड़े संकट में कि इसे 1 साल का मौका देने का मतलब क्या है। तो लखनऊ में हम लोगों की मीटिंग हो रही थी, बनारसी दास मुख्यमंत्री थे, आ गए। रुतबा इतना था नौजवानों का कि मुख्यमंत्री वगैरह सबको पता था भी जयप्रकाश जी के लोग हैं, तो आ गए। अब वो आगे कहने लगा बनारसी दास मुख्यमंत्री कि देखिए जो लड़ाई थी वो तो अब खत्म हो गई, जो लड़ाई आपकी बिहार से शुरू हुई संपूर्ण क्रांति की, अब उसको कोई आगे लड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो सत्ता बन चुकी। और ये संपूर्ण क्रांति कुछ नहीं होती, इतना ही काम होता है। ऐसे बोलने लगा भैया, दम, अहंकार। अब लड़कों ने जो सब 25 के लगभग के होंगे या उससे कम के, वो दे जूते उसके ऊपर फेंकने शुरू करे। भाग गए वहां से बनारसी दास, समझे? तो बहुत छोटी उम्र में
बहुगुणा जी, इतने बड़े आदमी, सन 80 में हमें मिले, बहुत छोटी उम्र थी। मेरे साथ आ जाओ। जेपी के लोगों का रुतबा बहुत अच्छा था क्योंकि एक बड़े आंदोलन में थे। बोले मेरे साथ आ जाओ, सारा खर्च, सारा पैसा, ये वो फलाना और ढिमका। हमने कहा बहुगुणा जी, जो करने आए वो करेंगे ना, आपका साथ देने तो नहीं आए। तो जिंदगी का मकसद क्या है? मकसद है इस भारत को इस औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त कराना। और औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त कराने की बात यह है कि जितनी बात वो फैला रहे हैं उस पर आप सोचना शुरू कर दो। अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो उत्तर मिल जाएंगे। अब देखिए, इनकी लड़ाई को जिस आदमी ने साइलेंट चुनौती दी, बोलना कम लेकिन सत्ता पे सीधी चोट, वो महात्मा गांधी हैं। और उस महात्मा गांधी से सारे लोग नाराज हैं। अम्बेडकरवादी कह रहे हैं हमारे धोखा दे दिया, भगत सिंह वाले कह रहे हैं कि इन्होंने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया, सुभाष चंद्र बोस वाले कह रहे हैं कि इसे हमें बनने नहीं दिया सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने सारे वॉल्यूम पढ़ दिए गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के भी पढ़ दिए। जो कॉन्ट्रडिक्शन आपके दिमाग में वो कहीं नहीं है, उन लोगों के बीच नहीं है। और मैंने अपनी किताब में वो लिखा भी है सारी कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन आपके दिमाग में तो सेट है क्योंकि प्रचार वो कर रहे हैं और आपके दिमाग में सेट है कि भाई गांधी खलनायक है। देश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान ना बने, उससे खान अब्दुल गफ्फार खान से जो आदमी ये कहता है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान बना भी दिया षड्यंत्रपूर्वक तो हम तुम मिलके इसे एक कर देंगे, और अगर नहीं भी कर पाए तो चिंता मत करना, हम और तुम दो आदमी तो हैं ही हिंदुस्तान में, गली गली घूमेंगे और भारत को एक करेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान से सीधी बातचीत लिखी हुई है, दस्तावेज है। उस आदमी के बारे में पूछोगे तो आप कहेंगे लोग कि भारत का विभाजन किसने कराया? गांधी जी ने। है नहीं जादू? अब कोई गांधी की बात पढ़ने को तैयार नहीं है। सिग्नेचर किसने करे? अरे सिग्नेचर पटेल और नेहरू करके आए, जिंदा ने करे और लोगों ने करे, क्या गांधी ने सिग्नेचर करे? गांधी को तो बाद में जाके बताया, गांधी गश खा के गिर गए। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये बात है कि भाई जो गलती कर दी वो गांधी जी ने कर दी। क्या कर दी? अब आजादी के आंदोलन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अंग्रेजों के दाव पेच और हम, कांग्रेस का आंदोलन हो गया। देखिए, नौजवानों से बात यह है कि एक नौजवान इतना साहस करता है, हम में भी किसी समय वो साहस बहुत था, इतना साहस करता है कि सारी सीमाएं टूट जाती हैं और आंदोलन अचानक कई गुना बढ़ जाता है। चाफेकर बंधु, क्या इतिहास लिखा जाएगा तो महाराष्ट्र की सारी जागृति का कारण जिसके बल पे तिलक जैसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ, उसमें क्या चाफेकर बंधु का योगदान नहीं था? अगर चाफेकर बंधु की शहादत नहीं होती तो लोगों में वो तरंग ही पैदा नहीं होती आजादी की लड़ाई। अगर खुदीराम बोस की शहादत नहीं होती तो बंगाल में वो तरंग ही नहीं पैदा होती। और अगर भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा ना चूमते तो उत्तर भारत में वो तरंग ही नहीं पैदा होती जिससे 1942 पैदा हुआ। ये है नौजवान। इनकी पुरानी पीढ़ी इन्हें बांधने की कोशिश कर रही थी, आप जल्दी मत करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो। लेकिन उनका सीना तो फटा जाता था इस बात से कि हमारे भारतीयों पे इतने अत्याचार कि प्लेग फैल रहा है और साला देख ही नहीं रहा है, मार दो कलेक्टर को। तो नौजवान की ताकत है। अब अनुभव के हिसाब से आंदोलन आगे बढ़ता है। तो आप अपने आंदोलन को समझें। अंग्रेजों ने बंगाल से घबरा उठे। विवेकानंद के भाषण ने बंगाल में आग लगा दी। आनंद मठ उपन्यास लिखा बंकिम चंद्र ने सन्यासी विद्रोह के ऊपर, घर घर पढ़ा जाने लगा। महर्षि अरविंद जैसे विद्वान आदमी उसमें शामिल हुए आंदोलन में। तमाम कमेटियां बनने लगी, बंगाल में आग लग गई, अंग्रेज घबरा उठे। राजधानी बदल के कहां ले आए? पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, आपको पता है सबको।
कलकत्ता से दिल्ली ले आए, और दिल्ली में भी जब ले आए और यहां स्वागत करने की तैयारी थी, तो दिल्ली में भी यहां के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के ऊपर एक बम फोड़ ही दिया। समझे आप? बाद में पकड़े गए, लेकिन ये हमारे क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है साथ साथ, और इस क्रांतिकारी आंदोलन की जो वेग पैदा हो रहा है उसे समेट के कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ह्यूम ने बनाई। अब लोग बोले साहब ह्यूम ने बनाई कांग्रेस, अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाई। बिल्कुल बनाई, लेकिन उसी कांग्रेस को लाल बाल पाल ने कहां पहुंचा दिया? लाल बाल पाल ने पहुंचा दिया इस जगह कि बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं। बंगाल का विभाजन क्यों? उन्होंने कहा बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा हो रहा है और हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, बंगालीवाद बहुत हो रहा है। एक हिंदू बंगाल बना दो, एक मुस्लिम बंगाल बना दो। इस हिंदू मुस्लिम बंगाल बनने का 1905 में विरोध कौन कर रहा है? बंगाली तो कर रहे हैं, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में तिलक भी कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्रियन भी कह रहा है ये हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल नहीं बनेगा, बंगाल एक रहेगा। पंजाब में लाला लाजपत राय भी कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं होगा, हम एक हैं। ये 1905 की चेतना, और लहर इतनी ऊंची उठी कि अंग्रेज घबरा गए। आपको जानते हैं बंग भंग को वापस लेना पड़ा, लेकिन नई कूटनीति आई। इसको समझे, नई कूटनीति आई कि एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम मुस्लिम लीग। किसने बनाई? ढाका के नवाब से बनवाई गई। अब मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने थोड़ा महत्व देना शुरू करा। हाँ, अब पॉलिटिक्स क्या आई? पॉलिटिक्स आई पृथक निर्वाचन। उन्होंने कहा साहब हिंदुओं के उसमें, ये मुस्लिम लीग की बात है, हिंदुओं के साथ वोट देने में हमारे प्रतिनिधि नहीं चुने जाते, हमें अलग से पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। अब शुरू की नई राजनीति थी, नई बात थी। हमारे महात्मा गांधी भी उसमें फंस गए कि हाँ भाई मिल जाने चाहिए। अब पृथक निर्वाचन मिलते से क्या होने वाला था कि एक मुसलमान को अगर काली मुसलमान से वोट मांगना है तो वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा। अगर हिंदू को खाली हिंदू से वोट मांगना है तो ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएगा, और अगर सभी जाति सभी धर्म से मांगना है तो वो लिबरल हो जाएगा। तो पृथक निर्वाचन दे दिया। अब इसमें देखिए लाल बाल पाल का तो बहुत दमन हुआ। लखनऊ पैक्ट, तिलक पे एक आरोप लगा देते हैं, तिलक को पढ़ा देते हैं कि हिंदू सांप्रदायिकता का जन्म किसने दिया? तिलक ने दे दिया साहब। तो तिलक ने क्या कहा? भी क्या कहता है वो तिलक? तिलक ने कहा कि भाई अंग्रेजों, तुम हमारे जीवन में हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हो? अब ये बात सही है या नहीं है पता नहीं। अब आप इस पर विचार करिए कि आप आगे आने वाली व्यवस्था में राज्य को कितने अधिकार देने चाहते हैं। इतने कि स्वीडन नॉर्वे की तरह वो कह दे माँ ने बच्चे को चिपकाया क्यों अपने से, या बच्चा 5 साल के बाद अपना FIR लॉस कर दे अपनी माँ बाप के खिलाफ। इतने कि राज्य हमारे जीवन के हर अंग में घुस जाए, या राज्य एक सीमित रहेगा, हमारा समाज भी रहेगा। तो तिलक का दूसरा पक्ष उन लोगों को जानना चाहिए कि लखनऊ पैक्ट के नायक तिलक थे, जो हिंदू मुस्लिम दोनों शक्तियों का, मुस्लिम लीग से कांग्रेस का पैक्ट करा दिया लखनऊ में। और उदारवादी नेताओं ने, जो थोड़ा सा अंग्रेजों से भी एक हाथ मिलाए रहते थे, उन्होंने प्रबंध किया कि तिलक को निकाला ना जाए, तिलक को चुपचाप पहुंचा दिया जाए। तो आप जानते हैं लखनऊ में क्या हुआ? तिलक के उतरते ही उनकी बग्घी के आगे नौजवान लेट गए, सड़क पे लेट गए कि तिलक तो खुले जाएंगे, मतलब झांकी निकलेगी, तिलक जाएंगे, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। उन लेटने वालों में ही एक नौजवान था, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है? अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल। तो लखनऊ में वो भी लेटे उसके आगे, और तिलक खुलेआम बग्घी में गए। लखनऊ पैक्ट हुआ, और लखनऊ पैक्ट से घबरा के हिंदू महासभा में, भाई खाली मुस्लिम लीग से काम नहीं चल रहा तो हिंदू महासभा भी बनाओ, हिंदू महासभा सामने आ गई। अब यहां देखिए अचानक फिर तिलक, गोखले सबकी डेथ हो गई। अब यहां गांधी जी की एक भूमिका आके शुरू होती है।
उसको थोड़ा सा समझिए। दुनिया में एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उस खिलाफत आंदोलन में भारत में भी चला, अली बंधु सामने आए। तिलक उस खिलाफत आंदोलन से जुड़ना चाहते थे लेकिन जुड़े नहीं, और गांधी जी जुड़ गए उससे, क्योंकि तिलक की हो गई डेथ। उस खिलाफत आंदोलन की कमेटी में एकमात्र हिंदू कौन थे? महात्मा गांधी। अली बंधुओं के साथ पूरे देश का दौरा करा महात्मा गांधी ने, और कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रख दिया कि अब कांग्रेस के लिए वक्त आ गया है कि वो स्वराज की लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। अब कांग्रेस के नेता एकदम हचकचा गए, ये अचानक कहां से बात आ गई। लेकिन अगले अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, ये बात पास हो गई, और उससे क्या पैदा हुआ? 1921 का असहयोग आंदोलन। क्योंकि जालियांवाला बाग भी हो गया, घटनाएं आगे बढ़ रही हैं, रोलट एक्ट भी आ गया जिसका विरोध करा गया, तो उसका एक जबरदस्त आंदोलन हुआ 1921 का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में तमाम नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आंदोलनों में लग गए, जागरण हुआ। अब उस लड़ाई को जब अंग्रेजों ने देखा, घबराए, गांधी जी को जेल में डाला, सब कुछ काम हुए, लेकिन उस असहयोग आंदोलन से कौन पैदा हुआ? भगत सिंह जैसे नौजवान। देखिए, कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन होता है तो कोई क्रांतिवीर उसमें से पैदा हो जाते हैं, क्रांतिवीरों की शहादत होती है तो शांतिपूर्ण आंदोलन आगे बढ़ जाता है, क्योंकि लक्ष्य एक है, अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। और 1930 में जब रामप्रसाद बिस्मिल 28-29 में उनकी शहादत हुई तो देश में इतना कंपन नहीं हुआ। लेकिन भगत सिंह ने जो स्ट्रेटेजी बनाई कि सदन में बम डालेंगे, कोई मरेगा नहीं, कोर्ट में बयान देंगे, खबरें छपेंगी, तो देश में कैसा वातावरण बना। आप कल्पना करिए, जिस ब्रिटिश सरकार के राज में सूरज नहीं छुपता हो, वो फांसी का दिन मुकर्रर करे 24 मार्च, और भगत सिंह को जेल से निकाल फांसी दे दी जाए 23 तारीख की सुबह। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार 24 तारीख को भारत की जनता जेल तोड़ के भगत सिंह को निकाल के ले जाएगी। इतना बड़ा जागरण कि अंग्रेजों ने घबरा के 23 की सुबह फांसी दे दी, और शव भी नहीं रखे, रावी के तट पे जाके शव जला दिए चुपचाप, कि शव देंगे तो भी इतना विद्रोह हो जाए। लेकिन शव जला दिए, वो बाद में फिर हाथ आए, फिर हुसैनी वाला में वो बना हुआ है उन लोगों की कब्र, शहीद स्तंभ। तो अब भगत सिंह की शहादत से जो देश में जागरण हुआ, उसमें सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। अब सबने अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस कूद के नमक सत्याग्रह हो गया। तो पॉलिटिक्स का सेकंड फेस आया कि भाई मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने से काम नहीं चलेगा, एक नया खेल करो। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को बुलाया गया कि हम कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं, कांग्रेस अपना एक प्रतिनिधि भेज दे। अब गांधी जी को भेजा गया। अब गांधी जी जब वहां बैठे हैं जाके, तो काहे के लिए बैठे? कि अंग्रेजों से समझौता होगा, औपनिवेशिक स्वराज या किसी भी बात के लिए एक समझौता होगा, स्वराज्य पे बातचीत होगी। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आके बात क्या रखी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आके बात रखी कि भारत में दलितों को अत्याचार होते हैं, इनको एक पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। अब बताइए, गांधी जी भारत राष्ट्र का ये विभाजन और करवाएं, पृथक निर्वाचन करवा के, यानी फिर दलित से ही वोट मांगेगा और फिर दलितिस्तान की बात करेगा। वो तो देख रहे हैं ना दूर तक। अब इसके जवाब में गांधी जी तो वहां से उठ के चले गए, सबको पता है। वहां गांधी जी ने फिर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और ने कहा हम इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, ना कांग्रेस स्वीकार करेगी। गांधी जी लौट आए तो अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया और गांधी जी को उठा के जेल में बंद कर दिया। अब गांधी जी ने यहां उपवास कर, दलितों के प्रतिनिधि बन के आए कौन? डॉक्टर अंबेडकर। अब अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो बातचीत हुई, तो गांधी जी ने क्या कह दिया उनसे
ये कह दिया कि भाई अंबेडकर साहब, अगर आपको दलितों के नाम पे अंग्रेज 50 सीट दे रहे हैं तो कांग्रेस आपके लिए 100 सीट छोड़ने को तैयार है। हाउस में तो बैठना है, आप 50 की जगह 100 पे बैठ जाइए दलित, लेकिन पृथक निर्वाचन मत करिए, पृथक निर्वाचन नहीं करिए। और जैसे भी वो समझौता हुआ वो पूना पैक्ट कहलाता है। अब मैंने तो देश भर के दलितों के बड़े बड़े नेताओं से पूछा, भाई पूना पैक्ट की बुराई बता दो, गांधी ने कौन सा अत्याचार करा वो बात बता दो। कोई बताने को तैयार नहीं। बस याद सबको ये है कि गांधी ने पूना पैक्ट में हमारे साथ धोखा करा, सबकी जबान पे। लेकिन क्या धोखा करा, क्या निकल गया आपके हाथ से, बताएं। तो ना भैया गांधी के समर्थकों को पता है पूना पैक्ट क्या है, ना उन्हें पता है पूना पैक्ट क्या है, क्या हो गया, लेकिन बटे हुए हैं। तो गांधी जी ने उसके बाद दलितों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि अंग्रेज जो है दलितों के नाम पे एक नया विभाजन मुसलमानों की तरह खड़ा करने जा रहे हैं। तो इस विभाजन से बचने के लिए उन्होंने खुद दलितों में काम करना शुरू कर दिया, दलितों के यहां ठहरना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब कोई क्या नौटंकी है, लेकिन एक राष्ट्रवादी क्या करेगा, अपने राष्ट्र को बचाएगा या नहीं, या सबको आपस में लड़ने देगा एक दूसरे से? सीधा सवाल है। आप भी सोचो, आप भारत राष्ट्र में सारी जातियों और धर्मों के लोगों का युद्ध चाहते हो, या पूरे भारत राष्ट्र की एकता चाहते हो इन साम्राज्यवाद के खिलाफ, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ? आप सोच लो, आपकी लाइन अपने आप निकलती चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हमें आपस में लड़के ज्यादा शांति मिल रही है तो लड़ लो, उन्हें मजबूत कर दो। और अगर लगता है कि भारत राष्ट्र की एकता होनी चाहिए तो आपको दूसरी ढंग से सोचना पड़ेगा, और दूसरी ढंग से नहीं सोचेंगे तो आप किसी उत्तर के नहीं। तो 1942 का आंदोलन हुआ और पूरा देश लड़ाई के मैदान में खड़ा हो गया, और उधर सुभाष चंद्र बोस की सेना भी खड़ी हो गई, अपने अपने तरीके हैं। तो इस देश को छोड़ना पड़ेगा, यह बात तय हो गई, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी और भारत के कारणों से। लेकिन आप जानते हैं 1942 में कितने लोग जेल गए? इतने लोग जेल गए कि हर स्कूल जेल थी, हर स्कूल जेल थी। तो डर पैदा हो गया, भारत छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ने से पहले अपने पंजे कैसे इस पे गड़े रहें, इसकी पॉलिटिक्स हो गई। और उस पॉलिटिक्स में जो गांधी 42 तक सबसे शक्तिशाली थे, वो 1946 में सबसे कमजोर आदमी थे। उनकी आप किताब डायरी पढ़ ले, मेरी कोई सुनता ही नहीं है कांग्रेस में। और हो गया विभाजन। जो अंग्रेज आए थे माउंटबेटन करने, अब इस पर विस्तार से नहीं जा रहे, लेकिन विभाजन हो गया। अब मैं इसकी बात की बात पे आता हूं कि इसके खिलाफ लड़ाई कौन लड़ना चाहता था। नवंबर 1947 से गांधी जी ने कहा कि जो आजादी हम चाहते थे वो हिंदुस्तान को नहीं मिली है। भारत के 7 लाख गांव आज भी गुलाम हैं, और इनकी मुक्ति की लड़ाई मैं लड़ूंगा। एक बात। दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, लाहौर। क्यों जाऊंगा? क्योंकि उनके लाहौर जाने का मतलब था जिन्ना छोटे पड़ जाएंगे और गांधी बड़े पड़ जाएंगे, भारत पाक एकता हो जाएगी। अब इस बात से कौन कौन घबरा उठा? लोग कहते हैं नाथूराम गोडसे ने मार दिया। नाथूराम गोडसे क्या है? एक कड़ी छोटी सी, क्या मारेगा और क्या विचार थे और क्या था वो? आप बताइए, एक राष्ट्रपिता पे 5 दिन पहले बम फेंका जाए मदन लाल पाहवा द्वारा, बम जिसे एक बूढ़ी औरत ने कस के पकड़ लिया तो बम का निशाना चूक गया। उसके बाद भी इंडियन स्टेट 2 आदमी नियुक्त नहीं कर रही कि रिवॉल्वर लेके लोग आदमी अंदर पहुंच रहे हैं कि साहब गांधी जी ये कहते थे कि रोका ना जाए। अरे गांधी जी कहते थे तुम जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल क्या कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे कि बंबई में ये बात कुछ ग्रुप ने बता दी थी कि गांधी जी को मारने के लिए एक दल पहुंच रहा है। मोरारजी देसाई को हाथ के हाथ बता दी थी और सरदार पटेल तक ये बात पहुंच चुकी थी। लेकिन सबको इंतजार था कि गांधी मर जाए तो हम राजनीति करेंगे आराम से, क्योंकि हर काम में टांग अड़ा रहे हैं। इस बात को आपने नहीं समझा, लेकिन जयप्रकाश के
मरने के दिनों में हमने जल्दबाजी देखी जनता पार्टी की कि एक बार तबीयत खराब हुई तो 3 महीने पहले उनकी डेथ से पहले भी डिक्लेयर करके राष्ट्रीय शोक कर दिया कि मर गए जयप्रकाश। इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी थी कि जयप्रकाश मर जाए, काम खत्म। मोरारजी देसाई के बारे में सीआईए ने किताब में लिख दिया कि ये हमारे एजेंट थे। सीआईए के एजेंट है तो वो क्यों बचाएगा? और पटेल क्यों बचाएंगे? मर जाना वो आदमी को। गांव की लड़ाई लड़ेगा, गांव की मुक्ति लड़ेगा, ये लड़ेगा, पाकिस्तान में जाके बमंडर खड़ा हो जाएगा। आप जानते हैं गांधी जी जब उपवास पे बैठे थे तो पाकिस्तानी राजदूत का लेटर आया कि गांधी जी के उपवास से पाकिस्तान में झगड़े शांत हो गए। इसके लिए हमारी सरकार उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। गांधी जी यहाँ उपवास पे बैठे, झगड़े वहां शांत हो गए। तो ये एक व्यक्तित्व है। आजादी के वक्त गांधी के बराबर दलित फॉलोवर किसी अम्बेडकर के नहीं थे महाराष्ट्र से बाहर, और मुसलमानों में जिन्ना के फॉलोवर उतने नहीं थे जितने गांधी के थे। तो एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व था। अगली लड़ाई थी, गांधी के मरने के बाद छूट गई, लोग नहीं समझ पाए। लेकिन आज भी हम क्या लड़ाई लड़ेंगे? हम क्या लड़ाई लड़ते हैं गांव में? हम आज भी अगर काम करना शुरू करें तो हमारी लड़ाई क्या है गांव में? हमारी लड़ाई है कि ये जो औपनिवेशिक व्यवस्था है, ये लेखपाल और ये सिपाही हमारे गांव के इज्जतदार आदमी से मजबूत कैसे है? इस सिपाही की ये हिम्मत कैसे है कि हमारे गांव के आदमी की बेइज्जती करता है? यही लड़ाई हम लड़ते हैं। हमारी हुकूमत का मतलब क्या है? अगर हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत का मतलब ये है कि गांव में गांव का आदमी ताकतवर रहेगा। ये सिपाही या लेखपाल जाके उनके बॉस नहीं है, ये सेवक है। तो औपनिवेशिक व्यवस्था है। आप पूरा गांव कहो कि साहब इस आदमी के इस तारीख को बच्चा पैदा हुआ या इस तारीख को ये आदमी मर गया, कोई पूछ रहा है? जब तक लेखपाल नहीं लिखेगा, जब तक ग्राम सेवक नहीं लिखेगा, जब तक सरकारी आदमी नहीं लिखेगा, जब तक पता ही नहीं। अब साहब गांव के लोग भी बड़ा भ्रष्टाचार करने लगे। अरे भाई, भ्रष्टाचार करने लगे, वो सचिव तो कह रहा है कि गांव में जो पैसा आया है तुम्हारा सेंक्शनों के ऊपर से, उसका 40% तो हम लोग लेंगे ब्लॉक वाले, 60% लगाना है तुझे, 10 का दोनों क्यों होने? क्या करेंगे प्रधान जी? नहीं तो प्रधान को हटवा देगा, सस्पेंड करा देगा, क्योंकि एसडीएम साहब सस्पेंड कर सकते हैं। तो भारत के इन 7 लाख गांव की दुर्दशा, तो इसके खिलाफ लड़ाई हमारे महेंद्र सिंह टिकैत के वक्त किसान आंदोलन में हुई। और एक बार फिर हम लोगों ने 3 साल तक 9 जिलों में 3 साल तक, वो ऊपर की बात छोड़िए कि महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में क्या हुआ, लेकिन नीचे गांव में हमारी सत्ता रही। हमारे पशुओं की खाल का ठेका हम लोगों ने दिया, जो 2-2, 4-4 लाख का होता था। 19 जीपें 19 ब्लॉक में किसान यूनियन के लोगों ने 1 साल के ठेके में खरीद ली, और जीपें हर समय गांव के लोगों की मदद के लिए घूमती थी। ये लड़ाई है। अब आम आदमी की लड़ाई तो यही है। आप कोई विचार ले जाओ। अब बड़ा पढ़े लिखे लोगों का एक घमंड है कि मैं गांव के लोगों को समझाने जा रहा हूं। अरे भैया, गांव को समझने चले जाओ एक आध बार। क्या समझाओगे? जो अंग्रेजों ने बताया वो उन्हें समझाना है। सब लगे पड़े इसी काम में। हम भी लगे थे शुरू में, क्योंकि लगता था हम पढ़ लिए, एमएससी कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, तो चलो साहब समझाना है इन्हें। समझ में आया ये तो इतना समझा हुआ आदमी है कि जो भी जाएगा उससे कहा हाँ जी आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है आपकी बात, आपके तो साथ ही हैं हम। लेकिन देखेगा क्या? देखेगा ये कि कल को उस पर जब दिक्कत पड़ेगी तो क्या तुम उसके साथ खड़े हो या नहीं। विचार का मामला नहीं है। विचार तो कह रहा सब मेरे पास हैं, तुम आते हो। अब आप एक दूसरा समझाने जाता है, 4 दिन बाद दूसरा वो एनजीओ चला आता है कि ये समझो, अब ये कानून समझो। अरे कितना समझे भैया, हमें जीने तो दो। तो 7 लाख गांव के जो अब संख्या में कम हो गए, एक आम आदमी के दिमाग से वो चीज हटाइए। कोई दलितवाद नहीं, कोई दलितों पे अत्याचार की मैं खुला शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। आज इतना पढ़ा मैंने इस बारे में कि मुझे बताओ किस काल में ये अत्याचार हुआ।
मैंने पूछा भाई बताइए, मनुस्मृति बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये तो बताओ भारत के किस राजा ने मनुस्मृति के हिसाब से शासन करा? बताओ एक नाम कि हिंदुस्तान में एक राजा ऐसा हुआ जिसका शासन मनुस्मृति थी, संविधान चलता था, किस काल में हुआ बता दो। एक आदमी बताने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा मैं बता देता हूं आपको। बोले बताइए। मैंने कहा जब भारत में अंग्रेज आए तो शुरू में क्रिश्चियन मिशनरी की चेतना थी, तो उन्होंने उड़ीसा और बंगाल में शासन बनाया। तो उन्होंने कहा मुसलमानों का तो हमें पता है, काजीगर वो करेगा बैठे, और हमें अपना भी पता है ईसाइयों का कैसे होगा, हिंदुओं का कैसे होगा। तो उन्होंने एक किताब खोजी, वो है मनुस्मृति। उन्होंने कहा इनका शासन होगा मनुस्मृति से। तो अंग्रेजों ने करा, और जब महाराष्ट्र में पेशवाओं के खिलाफ उन्हें लड़ाने में कामयाबी मिल गई तो उन्हें जाके बता दिया कि भाई ये ही है, तुम तो ऐसे चले हो। सब झूठ। हमारे यहां स्मृति बनती थी, चिंतन है। देखिए भारत को समझिए, हम विचार पे कभी नहीं झगड़े, हमने शास्त्रार्थ किए, लाओ विचार। हमने ज्ञानशील व्यक्ति का आदर करा। है कोई दुनिया में समाज, सब राज्य का आदर करते हैं? आप बताओ ढूंढ के दुनिया में ऐसा देश जिसमें राजा उठ के खड़ा हुआ किसी ज्ञानशील व्यक्ति की ओर झुके। और ये खाली ब्राह्मणों वाली बात नहीं है, ये भी आपको बताया जा रहा है। आप राजाओं की किसी भी कहानी को पढ़ लो भारत के, बौद्ध भिक्षु के भी उसी तरह सम्मान है, जैनियों के भिक्षु का भी उसी तरह सम्मान है, और किसी भी पंथ के भिक्षु का उतना ही सम्मान है। ये नहीं कि वो ब्राह्मणवाद चल रहा था, ब्राह्मण के झुक रहा है, और ये ऐसा हमें तो किसी ग्रंथ में मिला नहीं। अजात शत्रु से लेके और आगे तक हमने सारा इतिहास खंगाल डाला, हमें ना मिला कि भैया बस राजाओं का इतना काम था, मंत्रिपरिषद है, 50 स्मृतियां हैं भारत में, 50, वो पढ़ के आओ और बताओ किसके हिसाब से क्या होना चाहिए। राजा को सही लगे कि वो लागू हो जाएगा, इतने से ज्यादा कभी स्मृतियों का रोल नहीं है। तो मैं अंत में, चूंकि समय बहुत हो रहा है, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस भारत की तलाश आज भी यूरोप कर रहा है, जो कल बहुत से लोगों ने कहा, वो भारत वो है जिसमें ज्ञानशील लोग थे, जिनके पास इतना ज्ञान है कि इस व्यवस्था का जवाब लिख दें, और जो मैकाले व्यवस्था में फंस चुके, जिनके दिमाग में विचार नहीं है, जिनके दिमाग में कोई बात नहीं है, वो कोई जवाब नहीं लिखेंगे, दुनिया का नहीं भारत का भी नहीं लिखेंगे, डुबो देंगे उसे। तो अगर आप उतरते हो अपने विचारों के साथ भारत को समझने के लिए, भारत को जानने के लिए, और जिनके मन में भी भारत बचा है, जिनके दिल के अंदर आत्मा की आवाज में भारत बचा है, वही वो ताकत है जिसके बल पे तुम हिंदुस्तान को पलट सकते हो। यही चुनौती।